हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपनी सीरीज को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कार्बनिक रसायन के शेष बचे क्वेश्चनों को करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में 20 नंबर तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग 21 नंबर से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि HCHO का IUPAC नाम क्या है। HCHO का IUPAC नाम, तो सबसे पहले हम लोग समझें कि HCHO का साधारण नाम क्या होता है। तो HCHO में CHO समूह होता है। CHO समूह माने एल्डिहाइड समूह, और इस तरह से H लगने से इसका नाम हो गया फार्मेल्डिहाइड। ये कौन सा कंपाउंड है? साधारण नाम में इसका क्या है? फार्मेल्डिहाइड। और इसके अगर हम लोग IUPAC की बात करें तो इसमें एक कार्बन है। एक कार्बन होने से क्या बन गया? ये मेथ बन गया। और जिनके लास्ट में CHO होता है यानी एल्डिहाइड के IUPAC नाम लिखने में इसमें अल शब्द जोड़ेंगे तो मेथ प्लस अल बन जाएगा मेथेनल। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेथेनल इसका IUPAC नाम है। मेथेनॉल क्या होता है? मेथेनॉल होता है CH3OH, ये होता है CH3OH मेथेनॉल। फार्मिक अम्ल क्या होता है? ये होता है HCOOH। तो इस तरह से ये सभी ऑप्शनों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमारा मेथेनॉल होगा HCHO का IUPAC नाम। अगला क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH, तो जिनके लास्ट में OH होता है वो होते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहलों के IUPAC नाम लिखने में इनमें कार्बन की संख्या के साथ ऑल शब्द जोड़ेंगे, OL ऑल शब्द जोड़ देते हैं। देखिए इसमें लिखा है C2H5OH, तो C2 यानी दो कार्बन को बोलोगे एथेन, OH की वजह से बोलोगे ऑल, तो एथेन प्लस ऑल तो बनेगा एथेनॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये जो एथिल अल्कोहल दिया है ये इसका साधारण नाम ही था। एथेनल क्या है? एथेनल होता है CH3CHO, जिसको हम लोग एसिटाल्डिहाइड कहते हैं साधारण नाम में। और हाइड्रोक्सी एथेन क्या होता है? हाइड्रोक्सी एथेन होता है, हाइड्रोक्सी मीन्स OH समूह लगा होगा किसके साथ? एथेन के साथ। तो CH3 के साथ अगर OH समूह लगा तो इसको बोलेंगे एथेन। ये एल्कोहल समूह नहीं है। तो यहाँ पे एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम होगा एथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखें, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? तो कार्बन के तो बहुत सारे अपर रूप होते हैं, जैसे कोयला हो गया, हीरा हो गया, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट और बकमास्टर फुल्लिन। तो इस तरह से मुख्यतः इसके 3 अपर रूप होते हैं। कार्बन हो गया, कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुल्लिन। इसका बकमिंस्टर फुल्लिन का सूत्र होता है C60। तो ये कार्बन के मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं। लेकिन विद्युत का इसमें सुचालक कौन सा होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ये होता है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसमें कार्बन के बीच एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है और इसका एक बॉन्ड छूटा होता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से जब गति करता है तो इसके अंदर आ जाती है विद्युत चालकता, तब ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। लेकिन हीरा की बात करें अगर हम लोग, तो हीरा जो होता है वो कार्बन से प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है। हर कार्बन अपने साथ हर जगह से 4 कार्बन से जुड़ा होता है, तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता। लेकिन इसमें ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, 3 बॉन्ड होता है, एक स्वतंत्र होता है। तो इसकी वजह से ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। लेकिन यह एक अधातु होता है, फिर भी विद्युत का सुचालक है। यही एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। तो अगर हम लोग हीरे की बात करें, वो ग्रेफाइट की बात करें, तो ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है, पेंसिल की नोक भी ग्रेफाइट की ही बनी होती है। पेंसिल की नोक जो होती है ग्रेफाइट की बनी होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र क्या होता है? यानी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसका अणुसूत्र क्या होता है, उसका समान सूत्र क्या होता है? तो इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2। ये होते हैं एल्काइन, यानी एल्काइनों का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। यही इनके बीच पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी त्रिबंध पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, CnH2n-2। अगर हम लोग बात करें CnH2n+2 क्या होता है, तो ये होते हैं एल्केन, इनके बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है।
CnH2n+1 ये होते हैं एल्किल समूह, जैसे R यानी मेथिल एथिल प्रोपिल ये होते हैं। ये कोई कंपाउंड नहीं होते, सिर्फ ये जुड़ने का काम करते हैं। जो CnH2n है ये होते हैं एल्कीन, इनके बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। और ये हमारा था एल्काइन, जिनके बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी एक द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र होता है। तो अणुसूत्र द्विबंध वाले का अभी बताया था CnH2n, ये होते हैं डबल बॉन्ड वाले द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन। इसका पहला कंपाउंड होता है एथिलीन C2H4, अगला C3H6, अगला C4H8। तो ये होते हैं द्विबंध वाले, जिनमें CnH2n के फॉर्म में होंगे। कार्बन की संख्या का दुगुना होगा हाइड्रोजन की संख्या। तो यहाँ पर द्विबंध वाला हो गया CnH2n। अगर हम बात करें इसकी CnH2n-2, तो ये होते हैं एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले। CnH2n+1 ये होते हैं एल्किल समूह, जिन्हें हम R से डिनोट करते हैं। और अगला है इसमें CnH2n+2, तो ये होते हैं एल्केन, जिसमें मेथेन एथेन प्रोपेन ये सभी आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही था। अगला क्वेश्चन है, मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या होता है। अगर हम बात करें मृदु साबुन होती क्या है, तो मृदु साबुन का मतलब होता है मुलायम साबुन। साबुन दो प्रकार के हो सकती हैं, एक खराब साबुन, एक अच्छी साबुन। अच्छी साबुन का मतलब मुलायम साबुन, और ख़राब साबुन में खुरदुरापन ज़्यादा होगा, उसमें कंकड़ पत्थर या छोटे छोटे कंकड़ों से मिलकर बनी होगी। तो मृदु साबुन में कास्टिक पोटास की मात्रा आवश्यक होती, तब उसमें मुलायमता आती है, वो मुलायम साबुन हो पाती है। इसी को कहेंगे मृदु साबुन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। हालांकि साबुन में NaOH यानी कास्टिक सोडा भी मिलाते हैं, लेकिन इसको मिलाने से साबुन ज़्यादा मुलायम होगी, उसमें मृदुता बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर हम लोग बात करें साबुन का सूत्र क्या होता है, तो साबुन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से C17H35 COONA सोडियम स्टीरेट, इसका साबुन का ये एक साबुन का कंपाउंड है सोडियम स्टीरेट, ये होता है साबुन C17H35 COONA। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। साबुन को बनाने के लिए अगर KOH यानी कास्टिक पोटास मिलाएंगे तो उसकी मुलायमता बढ़ेगी, यानी वो मृदु साबुन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम लोरिल सल्फेट क्या होता है। सोडियम लोरिल सल्फेट, तो सोडियम लोरिल सल्फेट एक प्रकार का ये होता है अपमार्जक। अब अपमार्जक क्या होते हैं, जैसे भी हमने बताया साबुन, एक होते हैं साबुन, एक होते हैं अपमार्जक। अगर जो साबुन होती है वो कठोर जल में घुलनशील नहीं होती, कठोर जल में वो अपना काम करना बंद कर देती है। लेकिन जो अपमार्जक होते हैं वे कठोर जल में भी कपड़े साफ कर सकते हैं। जैसे अपमार्जकों की बात करें, जो डिटर्जेंट्स आते हैं, वॉशिंग पाउडर और जो भी शैम्पू आते हैं, ये होते हैं अपमार्जक। तो सोडियम लोरिल सल्फेट एक अपमार्जक का नाम है। जैसे अभी हमने बताया था सोडियम स्टीरेट C17H35 COONA, सोडियम स्टीरेट वो साबुन का सूत्र था। उसी प्रकार से अपमार्जक होता है सोडियम लोरिल सल्फेट, एक प्रकार का अपमार्जक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन है। तो संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाए। असंतृप्त यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। यहाँ पर खासियत ये होनी चाहिए कि उनके कार्बन कार्बन के बीच में ही अगर डबल या ट्रिपल पाया जाएगा तो अभी वो कहलाएंगे असंतृप्त यौगिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ये होता है मेथेन। मेथेन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। तो यहाँ कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया, तो ये एक संतृप्त यौगिक है। अगला है जैसे C2H6, तो ये होता है एथेन। इसमें भी C2H6 में 2 कार्बन, फिर अगला एक कार्बन, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ भी कहीं डबल बॉन्ड नहीं आया, तो ये होता है संतृप्त यौगिक। अगला है CH3COOH, यह COOH ये कार्बोक्सिलिक समूह है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। तो यह एक असंतृप्त यौगिक नहीं होगा, क्योंकि असंतृप्त होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल होना चाहिए। अगला ऑप्शन है C2H4।
C2H4 के अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये C सिंगल बॉन्ड से H जुड़ेगा, एक सिंगल बॉन्ड से इसके पास H, इधर वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से H और इधर सिंगल बॉन्ड से H, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगेगा क्योंकि कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बनाता है, इसकी संयोजकता 4 होती है। तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है, इसलिए इसमें C2H4 ही एक असंतृप्त यौगिक हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, C2H4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है साबुन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या होता है। तो साबुन बनती है उच्चवसीय अम्लों के लवणों के द्वारा। उच्चवसीय अम्ल उनके लवणों से बनती है साबुन। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर साबुन बनाने में या तो कास्टिक सोडा लगाया जाएगा या तो कास्टिक पोटास की ज़रूरत पड़ती है, NaOH या फिर KOH। अगर KOH लगाओगे तो साबुन अधिक मृदु बनेगी और अगर NaOH लगाओगे तो उसकी मृदुता कम रहेगी, मतलब उसका मुलायमपन कम रहेगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिलाया जाता है, बिल्कुल मिलाया जाता है। सोडियम एसीटेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, इनको किसी को नहीं मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने से साबुन बनेगी या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को मिलाने से साबुन बनेगी। तो साबुन बनाने में NaOH की मात्रा मिलाई जाती है। सोडियम एसीटेट क्या होता है, ये होता है CH3COONA, ये एक प्रकार का लवण होता है, एसिटिक अम्ल का एक लवण होता है। अगला है सोडियम क्लोराइड NaCl, ये एक आयनिक यौगिक होता है जो कि नमक का सूत्र होता है। अगला है सोडियम नाइट्रेट Na2NO3, ये होता है सोडियम नाइट्रेट, तो ये भी एक आयनिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर अगर साबुन बनाना है तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मार्स गैस क्या होती है, एक प्रकार की प्राकृतिक गैस होती है। प्राकृतिक गैसें क्या होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर से कार्बनिक यौगिकों के रूप में निकलती हैं। कार्बनिक गैसें होती हैं जो पृथ्वी के अंदर से जीवाश्म के रूप में निकलती हैं। तो ये है प्राकृतिक गैसें, जैसे मेथेन, एथेन। मेथेन का ही नाम होता है मार्स गैस, ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर मेथेन गैस को ही मार्स गैस कहेंगे और मेथेन का सूत्र होता है CH4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले ऑप्शन थे C2H4, ये है हमारा एथिलीन, जो कि C2H4 एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है, ये भी एक गैस होती है। C2H2 ये होती है एसिटिलीन, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यह भी एक प्रकार की गैस होती है जो फलों को पकाने में यूज की जाती है कृत्रिम रूप से। C2H6 ये एथेन गैस होती है, ये भी एथेन है, ये एल्केन श्रेणी में आता है। लेकिन मार्स गैस क्या है, मेथेन। मार्स गैस जो मेथेन होती है, जो CNG होती है, CNG में सबसे ज़्यादा मात्रा में मेथेन गैस ही पाई जाती है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी प्रकार से एक होता है LPG गैस, तो LPG में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है। तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मार्स गैस किसको कहेंगे, मेथेन को कहेंगे। अगला क्वेश्चन है एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होने वाला क्या होता है। यानी एल्कोहलों का अगर हम लोग विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि हाइड्रोजन को विस्थापित करना। वी करना मीन्स विस्थापित करना, किसको, हाइड्रोजन को। तो जैसे हम मान के चलते हैं हमारे पास एल्कोहल हो, कोई भी एल्कोहल CH3OH है, CH3OH। अब इसका हमको हाइड्रोजन विस्थापित करना है, किसी तरीके से इसका अपचयन कराना है, निकल डालकर या फिर कॉपर की उपस्थिति में इसका अपचयन कराना, मतलब इसका हाइड्रोजन निकालना है। तो मान के चलते हैं अगर H2 भी निकल के चला गया यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा HCHO। क्या बचेगा, HCHO। अगर H2 गैस के फॉर्म में निकल गया हाइड्रोजन तो यहाँ पे बचेगा HCHO, और ये क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। तो जैसे हमने लिया मेथिल अल्कोहल तो यहाँ से बचा HCHO, अगर लेंगे एथिल अल्कोहल तो वहाँ से बचेगा CH3CHO, कुल मिला के एल्डिहाइड बन जाते हैं। तो एल्कोहलों का अगर हम लोग विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो क्या बनेंगे, एल्डिहाइड बनते हैं। एल्डिहाइड मीन्स RCHO। एल्डिहाइडों का आयुपेशी नाम में क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ेंगे, जैसे फार्मेल्डिहाइड को मेथेनल, एस्टेल्डिहाइड को एथेनल। तो ये हो, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगला क्वेश्चन है एक एल्कोहल और एक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। एक एल्कोहल और एक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम लोग करना शुरू करते हैं। कोई एल्कोहल लेते हैं, मान के चलते हैं हमने लिया C2H5OH एथिल एल्कोहल, C2H5OH, इसको एथेनॉल भी कहते हैं। अब इसमें हमने क्या कराना है,
अम्ल, अम्ल का मतलब कोई भी अम्ल ले लो, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। चलो हम लोग इसमें एसिटिक अम्ल लेते हैं, CH3COOH। तो इसमें अगर हम लोग एसिटिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ का H एसिटिक अम्ल में एस्टेट आयन होता है और हाइड्रोजन आयन होता है, तो यहाँ का H टूटेगा, यहाँ का OH के साथ निकलेगा, तो जो बचेगा, जो निकलेगा वो निकलेगा जल की मात्रा, H2O निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, C2H5 C2H5 यानी क्या बचेगा, C2H5 ये वाला C2H5, फिर इसका COO, और फिर से इधर वाला ये C2H5 लग गया जाके, तो ये बन गया एक प्रकार से RCOOR वाला कंपाउंड, मतलब ये बन गया एस्टर। तो इस तरह से जब भी हम लोग एल्कोहलों का किसी अम्ल से क्रिया कराएंगे तो एस्टर बनते हैं। अब चूंकि इस अभिक्रिया द्वारा एस्टर बनते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे एस्टरीकरण मेथड। तो ये हो गया इसका एस्टरीकरण विधि। अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है। सिरका यानी सिरका के बारे में जानते होगे, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता, ना कि सिरका ही एसिटिक अम्ल होता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो भी हो तीसरा सही है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, जो चींटियों के डंक होता है या मधुमक्खी का डंक होता है, इनके डंकों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCOOH पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका नाम मेथेनोइक अम्ल भी कह सकते हो IUPAC में। तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल में किन तत्वों के लवण घुले होते हैं। तो कठोर जल और मृदु जल दो प्रकार के जल होते हैं। कठोर जल किसे कहेंगे, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले हों। जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम का मतलब है, जैसे मान लो कैल्शियम का CaCl2 घुला हो, मैग्नीशियम का MgCl2 घुला हो, कैल्शियम का सल्फेट घुला हो CaSO4, या मैग्नीशियम का सल्फेट MgSO4 आदि घुले हों, तो ये होते हैं कठोर जल। अगर ये चीज़ें जल में घुली हैं तो उस जल को बोलेंगे कठोर जल है। तो इस तरह से मैग्नीशियम और कैल्शियम के अगर लवण किसी जल में घुले हैं तो उस जल को हम लोग कठोर जल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B सही है। सजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर यौगिकों में क्या अंतर होता है। तो सजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर यौगिकों में क्या अंतर होता है। तो सजातीय श्रेणी क्या होते हैं, ऐसी श्रेणियां जिनमें क्रियात्मक समूह समान हो और उनके बीच CH2 का अंतर हो, तो वे होती हैं सजातीय श्रेणियां। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं CH3OH और C2H5OH। तो इनका अगर एग्जाम्पल लेंगे तो दोनों का क्रियात्मक समूह सेम है, और अगर इनको घटाएंगे आपस में तो यहाँ पे अंतर आएगा हमारा CH2। तो CH2 का अगर अंतर हो और क्रियात्मक समूह बराबर हो, सेम हो, तब उनको कहेंगे सजातीय श्रेणियाँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B बोला गया है, CH2 का अंतर होता है। तो इस तरह से हमने आज कार्बनिक रसायन के कुछ प्रश्नों को देखा। इसके पहली वाली वीडियो में शुरुआत से कुछ प्रश्नों को देखा था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही रसायन विज्ञान की वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।